जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, अब बात ये हो रही है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमें वो लेवल पता लग जाए जिस लेवल पर हमारी ये दोनों कॉस्ट्स मिनिमम हो, मतलब ऑप्टिमल लेवल सेफ्टी स्टॉक का और ऑप्टिमल रीऑर्डर लेवल हमें मिल जाए। तो ये असल में हमारी कहानी है, यही यहाँ पर ज़रा मुश्किल काम है जिसके सवाल आपको तंग करते हैं। तो बात शुरू करते हैं आराम सुकून से। इसमें ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वो कह रहा है, बताओ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक। तो मैं कह रहा हूँ बता दो। उसने क्या कहा, ज़रा सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है जी? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, पढ़ें। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल्स केएल वुड बी केएल्स प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड। अब देखो असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 रुपये 1000 यूनिट्स भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, 660 भी और 450। इनकी आगे क्या गिवन है जी? प्रोबेबिलिटीज। अब हमने जब रीऑर्डर लेवल में, मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 1000 यूनिट्स रख लिया तो चाहे लीड टाइम के दौरान 1000 डिमांड आए, चाहे 660 आए, चाहे 450 आए, मैं स्टॉक आउट नहीं होने लगा। मैं स्टॉक आउट नहीं होने लगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ सेफ्टी स्टॉक रखा है। वो सेफ्टी स्टॉक क्या होगा? वो हमारी एवरेज यूजेज माइनस कर लेंगे। यानी अगर मैंने 1000 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रख लिया और मेरा एवरेज यूजेज लेस से निकल रहा है 750, तो इसका मतलब मैंने कितना स्टॉक रखा है? बोलो। 250 का सेफ्टी स्टॉक रखा है। तो इस पर जाने से मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट तो बच गई, लेकिन 250 का सेफ्टी स्टॉक जो रखा है उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये आपको सिखाने लगा हूँ, अब कहानी जरा थोड़ी सी, ठीक है ना? अभी ये नहीं, अभी तो सारा सवाल आराम से करेंगे। फिलहाल जरा मैंने थोड़ा सा यहाँ से बताया करने क्या जा रहे हैं। अहमद, आपको समझ तो नहीं आई होगी, क्योंकि असल में वही बातें चल रही हैं जो सारी शुरू में हुई थी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके जहन में ये बैठा रहेगा आज सारा दिन, ठीक है? अच्छा जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, असल में ये सवाल करेंगे तो ज़ाहिर समझ आ जाएगा, ठीक है? असल में मामला क्या है, रीऑर्डर लेवल चेंज करने से आपका सेफ्टी स्टॉक की अमाउंट भी चेंज होगी, और वो चेंज होगी तो स्टॉक आउट कॉस्ट और दूसरी तरफ होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है? स्टॉक खत्म हो जाए तो कंट्रीब्यूशन लॉस हो रहा है, और होल्डिंग कॉस्ट सेफ्टी स्टॉक रखना है स्टॉक आउट से बचने के लिए, तो सेफ्टी स्टॉक रखे तो उसको होल्ड करना पड़ता है, तो होल्ड करने की कॉस्ट है। इनमें हमने कोशिश करके वो लेवल ढूंढना है जिस लेवल पे कम से कम हो ये दोनों कॉस्ट। ईओक्यू जैसा यहां पर सहूलत मुयसर नहीं है, माजरत के साथ, कि एक फार्मूला मैथमेटिशियन ने दे दिया कि जी इस लेवल के ऊपर ये दोनों कॉस्ट, वो होल्डिंग कॉस्ट और वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए तो वो ऑर्डर कर दो। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। यहाँ पे आपको जितने लेवल्स गिवन है उन सब के ऊपर ये दोनों कॉस्ट निकाल कर देखनी पड़ेंगी। एक सेफ्टी स्टॉक पर होल्डिंग कॉस्ट, ये बहुत आसान है, इसमें कोई मसला नहीं है। ज्यादा मसला किस में आएगा? स्टॉक आउट के एवरेज यूनिट्स निकालने में, ठीक है? वो सिखाने लगा। बहरहाल, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या है? वो रीजनेबल क्वांटिटी सेफ्टी स्टॉक की रख लो जिसमें आपको कम से कम ये दोनों कॉस्ट पड़े। तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर लेवल भी साथ ही लिख देता हूं, एंड रीऑर्डर लेवल। ये असल में डिसीजन मेकिंग हमने करनी है। अब इसमें हमने क्या करना है? पहले वही वाली बात जो मैंने थोड़ी सी पहले दवानी आपको बताई कि अगर हम हाई सेफ्टी स्टॉक की क्वांटिटी रख लेते हैं, इफ हाई क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, अगर आपने सेफ्टी स्टॉक की हाई क्वांटिटी मेंटेन की हुई है तो भाई उससे क्या होगा? बोलो, उससे क्या होगा? आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, बिल्कुल माना। उसमें आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट रीजनेबल हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, लेकिन जाहिर सी बात है अब उसको रखने के लिए, आपको होल्ड करने के लिए पैसे तो भरने पड़े, तो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज।
ठीक है, ये मैंने ज़रा ऊपर ज़बानी बोला था, मैंने कहा चलो ज़रा नोट्स से बनना है अगली बार। और अगर आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी रख ली, इफ लो क्वांटिटी ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज मेंटेन्ड, अगर आपने सेफ्टी स्टॉक की बहुत कम क्वांटिटी रख ली तो मेरे बच्चों आपको एनुअल होल्डिंग कॉस्ट तो बचत हो जाएगी। क्यों? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ठीक है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि आपने सेफ्टी स्टॉक की यूनिट्स क्या कर दी हैं? कम। लेकिन अब जब सेफ्टी स्टॉक कम रखा है तो डर है स्टॉक आउट ना हो जाए, कहीं यूजेज लीड टाइम के दौरान ज़्यादा हो जाए तो एक खतरा दूसरी तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो खतरा असल में निकालना नई चीज़ है जो प्रोबेबिलिटीज़ के ज़रिए निकालना होता है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा मुसीबत पड़ती है, ठीक है जी। अच्छा चले कोई बात नहीं, मिलजुल के कर लें, एक दिन ना सही 2 दिन में सही हो जाएगा, सोचा तो था नहीं, 3 वाली बात कोई नहीं है, कल हो जाना ख़त्म। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट आपकी जो होंगी ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक रन आउट, मतलब स्टॉक खत्म हो जाए, वो क्या हो जाएंगी? फिर बढ़ जाए, ठीक है ना। अब हमने क्या चीज़ इंश्योर करनी है कि इन दोनों के अंदर वो लेवल ढूंढे, ठीक है, कि मिनिमम हो जाए, ठीक है। तो ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक वो स्टॉक लेवल होगा, ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक इज, यानी ऑप्टिमल पे तो जाना है ना। अगर बहुत हाई रखें तो होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा और स्टॉक आउट कॉस्ट कम, बहुत लो रखें तो होल्डिंग कॉस्ट कम और स्टॉक आउट कॉस्ट ज़्यादा। तो ऑप्टिमल क्या है? ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक इज अ रीजनेबल, देखो दरमियाना रास्ता निकालो यार, इज अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक of safety stock at which total costs are minimum, ठीक है मेरे बच्चों, at which total costs are minimum। अब ये दोनों कॉस्ट निकालना एक मुश्किल काम है। खैर इनमें से एक कॉस्ट आपको वैसे ही निकालनी आती है, सिर्फ सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालने, और सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला अभी तो आपको सिखाया, क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे तो सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ गए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से मल्टीप्लाई करो, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। मसला नया कहां पे है? स्टॉक आउट होने के चांसेस मुख्तलिफ बता दिए उसने कि जी 1000 का आएगा, इसका चांस इतना है, 400 की यूजेज होगी, इसका चांस इतना है। तो फिर जब यूजेज ही चेंज हो रही है और उसका प्रोबेबिलिटी है तो स्टॉक आउट होने के भी चांसेस फिर हर दफ़ा चेंज होंगे। तो ये एक नया काम है, इसमें बच्चा परेशान होता है, तो कोई नहीं, खैर है, परेशान हो लें आज, खैर है, कोई बात नहीं। टोटल कॉस्ट कौन सी है? अब ये बता दूं आपको, टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है? टोटल कॉस्ट रिलेटेड टू सेफ्टी स्टॉक क्या हो सकती है जी? बल्कि ऐसे ही कर लें, ठीक है, यहाँ पे जाकर दोबारा लिख लेते हैं ताकि वो इक्वेशन की फॉर्म में रहे। वैसे इक्वेशन की फॉर्म में हमने करना कोई नहीं है, ठीक है, अभी मैंने इसको भी टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या है जी? बताइए जी, अभी बताया आपको, एनुअल, बोलो एनुअल, और बोलो ऊपर लिखा हुआ है, हाँ, तो एनुअल वेरिएबल, लेकिन होगा वेरिएबल, ये तो याद रखो, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, सिर्फ सेफ्टी स्टॉक की बात चल रही है इसमें, ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे आप एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है जी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ले ला यार, ठीक है बच्चों जी। बेटा सेफ्टी स्टॉक इंश्योर करता है कि लाजमी स्टॉक आउट से बच जाएंगे, यही तो अंदाज़ा लगा के हम रखते हैं। मिसाल के तौर पे हमने सेफ्टी स्टॉक में रखे 2000 यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, आरओएल में से माइनस क्या किया हुआ है? एवरेज यूजेज। अगर कभी मैक्सिमम यूजेज हो गया तो
चांसेस तो हैं ना स्टॉक आउट होने के, स्टिल सेफ्टी स्टॉक, क्योंकि हम ये तो नहीं कर रहे कि मैक्सिमम की तरफ जाएं, ठीक है। तो जब हमने सेफ्टी स्टॉक में लेना ही, जगाना जरा इसको, अहम बात शुरू हो रही है, जब हमने सेफ्टी स्टॉक में लेना ही एवरेज यूजेज है, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, रीऑर्डर में से माइनस किया है, तो इसका मतलब वो स्टॉक ऐसी फिगर, सेफ्टी स्टॉक ऐसी फिगर से निकाला है कि अगर एवरेज यूजेज जैसे नॉर्मल रूटीन में काम चल रहा था वो होता रहे तो ठीक है, अगर कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, ज्यादा यूजेज हो गया, मैक्सिमम यूजेज की तरफ चला गया, तो स्टॉक आउट के चांसेस तो फिर भी हैं, ठीक है। स्टॉक आउट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये एवरेज यूजेज है, मैक्सिमम यूजेज नहीं लिया हुआ हमने। मैक्सिमम होता तो फिर बचत होती, फिर आप कहते स्टॉक आउट कैसे हो सकते हैं, पर हम मैक्सिमम नहीं लेते, सेफ्टी स्टॉक में मैक्सिमम नहीं लेते, सेफ्टी स्टॉक हर वक्त होल्ड करना पड़ता है, होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है, इससे बचते हैं फिर, ठीक है ना। एवरेज यूजेज फॉर्मूला क्या लिखवाया सेफ्टी स्टॉक का, एवरेज यूजेज, और अगर मैक्सिमम होगी तो, अगर एवरेज से ऊपर निकल गई तो देयर इज अ चांस ऑफ स्टॉक आउट, स्टिल स्टॉक आउट होने के चांस हैं, सेफ्टी स्टॉक रख ले तब भी, ठीक है, ओके। हाँ वो अलग बात है कि अगर रीऑर्डर लेवल, यानी अगर यूजेज कम होगी तो सेफ्टी स्टॉक होने के ऐसे कम चांसेस हैं, थोड़े लेवल पे कोई नहीं स्टॉक आउट होंगे, ज्यादा लेवल पे ज्यादा स्टॉक आउट होते चले जाएंगे, जितना सेफ्टी स्टॉक ज्यादा उतने चांसेस कम होते जाएंगे, यही तो देखना है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा अब जो है ना एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है जी, इसको आप बल्कि दोनों को यहां पे ले आए, ठीक है। टोटल कॉस्ट को मैं जरा अगर यूं कर दूं आपके लिए, वैसे मैंने ऐसे करवाना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आपको जरा कंफर्टेबल कर रहा हूं, टेबल फॉर्म में इसको भी ले जाएंगे इंशाल्लाह, इसको भी टैबुलर फॉर्म में करेंगे, लेकिन कोई ऐसे करना चाहे तो उसको मना नहीं है, ठीक है। तो एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगी जी, पहले सेफ्टी स्टॉक निकाल लेंगे। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकालेंगे, बोलो बच्चों, रीऑर्डर लेवल माइनस, बोलो बोलो, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ये नॉर्मली आपकी एक वर्किंग ये हुआ करेगी, ठीक है। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम आपको निकालना पड़ा करेगा, ठीक है, नॉर्मली एक ये वर्किंग आपकी हो जाएगी। दूसरा, अब जब ये आ जाएगा, ये फिगर क्या है, ये बेसिकली सेफ्टी स्टॉक है, निकला है सेफ्टी स्टॉक, और मैंने यूं नहीं ना लिखा एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम, मैंने लिख दिया एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, को मसला इसमें, ठीक है। अब ये क्या आ गया हमारे पास, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स जो आ गए उन पे मल्टीप्लाई कर दोगे वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो ये जनाब आपकी एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी सेफ्टी स्टॉक को रखने की। तो सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स निकालने बस, और क्या, ये सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स है, इनटू उसकी कॉस्ट आ गई, को मसला, को रॉकेट साइंस, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ो, दूसरी कॉस्ट है हमारे पास एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है जी। एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट्स, ये सेफ्टी स्टॉक की कॉस्ट नहीं थी, सेफ्टी स्टॉक के कम पड़ने की वजह से, स्टॉक आउट होने की वजह से कॉस्ट होती है, इसलिए मैंने ऑफ एसएस नहीं लिखा। बहरहाल स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक के बढ़ने से ये चांस कम, कॉस्ट कम, सेफ्टी स्टॉक कम होने से ये कॉस्ट ज्यादा, इसके चांसेस ज्यादा होते जाते हैं, ठीक है ना। बहरहाल एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स निकालेंगे। असल लड़ाई सिर्फ यहां पे जाके पड़नी है, ये वर्किंग आपको तंग करती है बस, वरना पूरे सवाल में आपको कोई चीज परेशान नहीं करेगी। एवरेज स्टॉक आउट, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, ये एक और वर्किंग होगी आपकी, ये दूसरी वर्किंग नॉर्मली होगी आपकी, इसके अलावा भी वर्किंग्स हो सकती हैं, ठीक है। एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चे भूल जाते हैं। जैसे देखो रीऑर्डर लेवल क्या है, जब इतने पे अमाउंट पे पहुंचे तो नया ऑर्डर कर दो। फिर ऑर्डर क्वांटिटी एक होती है, सारे साल का स्टॉक इकट्ठा तो नहीं मंगवाते। मिसाल के तौर पे हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 1,00,000 यूनिट्स है और हमने 10-10 हज़ार करके मंगवाना है, तो हमने कितने ऑर्डर्स मंगवाने हैं, 10। अब इसका मतलब 10 बार हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो 10 बार हमें ये स्टॉक आउट होने का खतरा होगा। रीऑर्डर लेवल को सेट ऐसे करते हैं, जितना सेफ्टी स्टॉक कम होगा उतने चांसेस स्टॉक आउट होने के होंगे, लेकिन एक बार नहीं, साल में 10 बार। जब जब आपने रीऑर्डर करना है, सेफ्टी स्टॉक एक खास हद का रख के करना है, तो उस सेफ्टी स्टॉक की वजह से कम है तो स्टॉक आउट होने के चांसेस होंगे आपके। हर दफा ऑर्डर करने में, तो 10 ऑर्डर किए हैं तो 10 दफा स्टॉक आउट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहां से आपके पास आ जाएगा जी टोटल
क्या जी, नंबर ऑफ ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके टोटल स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है, टोटल स्टॉक आउट यूनिट्स आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कंट्रीब्यूशन, बल्कि यहाँ ये स्टॉक आउट कॉस्ट लिख दूं, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। हाँ, ये अलग बात है कि ये स्टॉक आउट कॉस्ट जो है ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट भी हो सकता है, ये एक्सपेंसिव मटेरियल, एक्सपेंसिव परचेज करनी पड़ेगी स्टॉक होने की वजह से, ये भी हो सकता है, ये अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अदर कॉस्ट भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन आपके पास नॉर्मली यही आता है, कंट्रीब्यूशन लॉस हो गया भाई, गाहक मुड़ गया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन यानी स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट सवाल में आपको गिवन होगी, आप निकाल लेंगे, ठीक है। ये जनाब आपकी आ जाएगी दूसरी कॉस्ट, ठीक है। अब मेरे बच्चों ये दो कॉस्ट हैं टोटल, ठीक है, लेकिन हम इसी को ही अभी उसमें टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। बस मुझे तो बस एक ही दुख खाया जा रहा है, कौन सा भला, मुझे यूं लग रहा है पता नहीं कि पूरा ना हो पाए शायद, लेकिन मेरे दिल में ये आ रही है, आपको समझ आए ना आए थोड़ा जोर दूर लगा के बस ऐसे करवा दूंगा ताकि आपको कुछ मिले तो सही घर पे करने को। बड़ा टाइम है, अभी 20 मिनट पड़े, 16-17 मिनट लीगल और 5-7 मिनट, ओहो, तो ये बहुत टाइम है। लेकिन ये कि थोड़ा सा शायद आप फंस रहे हो, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा फंस लीजिए, कल आ जाएंगे तो कल दोबारा बात करेंगे, दूसरा दिन तो पड़ ही गया। तो चलें, अब इसको जरा टेबलर फॉर्म में कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसका टेबल कुछ ऐसे बनाऊंगा, सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल, हम कहेंगे जी कौन सा ऑर्डर सजेस्ट करें जी, कौन सा लेवल हो, तो उसमें ना फिर अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मेरी एग्जांपल में 2 हैं, ठीक है जी, मैं कहता हूं जी मिसाल के तौर पे 1500 यूनिट्स या 2000 यूनिट्स, ठीक है। ये रीऑर्डर लेवल यूनिट्स के अंदर ऑप्शन था, मेरे सवाल में भी है, लेकिन मैं फिलहाल अपनी एग्जाम्पल बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपने क्या निकालना है जी, ये इसको इधर ले आओ टेबल में, इसको बस इसी फॉर्मूला को टेबलर फॉर्म में क्यों कैसे लिख लेंगे हम यूं लिखेंगे जी, मैं यहाँ पे निकाल लेगा एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। तो पहले क्या निकालूंगा जी, सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कैसे निकलेगा, रीऑर्डर लेवल, ठीक है जी, रीऑर्डर लेवल मिसाल के तौर पे, मिसाल के ऊपर लिखा हुआ बल्कि, ये जनाब मेरा रीऑर्डर लेवल है, और इसमें से मैंने लेस करना है एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, और ये नॉर्मली मेरी वर्किंग में होगा, ठीक है। अब मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कि मेरा एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम 1400 यूनिट्स का होता है। ये तो दोनों सूरतों में सेम रहेगा ना, एवरेज यूजेज जो है, एवरेज यूजेज तो यही रहना है, ठीक है। अब अगर मैंने रीऑर्डर लेवल रखा हुआ है 1500 यूनिट्स का और एवरेज यूजेज 1400 है, तो मेरा सेफ्टी स्टॉक कितना मैंने रखा हुआ है, मैं सेफ्टी स्टॉक कितना होल्ड करूंगा अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 1500 यूनिट्स का हो, तो बोलो 100। और अगर मैं 2000 रीऑर्डर लेवल रखता हूं तो फिर मैं कितना स्टॉक मेंटेन कर रहा हूं सेफ्टी के लिए, 600। ये मेरे पास क्या आ गया जी, सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स। ऊपर वाला फॉर्मूला ही है, क्या ख्याल है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही ना, देख लो अब बोलो। अब इसकी क्या होगी, कोई वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट होगी पर यूनिट पर एनम, नहीं होगी तो निकाल लेना, ठीक है। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे 15 रुपए पर यूनिट पर एनम है, तो मेरे पास क्या आ गया जी, बोलो, ये क्या है जी, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आ गई, ठीक है जी, वो सही है, कितनी, 1500 और 9000। मैं तो यही सवाल करने लग गया, चलो असल तो वो सवाल करना है, लेकिन अब क्या करें। नेक्स्ट, उसके बाद अगली चीज मुझे क्या चाहिए, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, ठीक है। स्टॉक आउट कॉस्ट के लिए मुझे क्या चाहिए, ऊपर देख लो जरा, आप अपने फॉर्मूला में देख लो, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स चाहिए, इसकी वर्किंग आपको सिखानी है, ठीक है जी। तो ये मैंने ए कर दिया फिलहाल, ये मेरी एक कॉस्ट निकल आई। फिर एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, ये मुश्किल वर्किंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसके अलावा कुछ मुश्किल नहीं है। तो एनुअल स्टॉक आउट यूनिट्स मुश्किल इतनी भी नहीं है, आप लोगों को मुश्किल लगनी, आपने प्रोबेबिलिटीज की हुई है, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं वर्किंग से ये मेरे पास 25 आया और यहाँ पे मेरे पास 2 आया, ठीक है। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स, साल में कितनी बार ऑर्डर प्लेस करता हूं मैं, तो वो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट
जो मेरे पास होगी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, उसको डिवाइड कर दिया करूँगा ऑर्डर क्वांटिटी से, जो नॉर्मली हमारी क्या होती है EOQ। तो मैं मिसाल के तौर पे ये कह रहा हूँ 10 ऑर्डर्स, अभी आपको कहा था ना 10 ऑर्डर्स प्लेस किए। अब यहाँ से आपके पास एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स करके टोटल स्टॉक आउट यूनिट्स आ गए। स्टॉक आउट की कॉस्ट, मैं कह जी कंट्रीब्यूशन जी, अगर एक गाहक मुड़े ना तो 14 रुपए का नुकसान हो जाता है। तो स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट मैंने आपको बता दी, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन लॉस मैं कहता हूँ जी, मेरे सवाल में, मेरी मिसाल में क्या है, कंट्रीब्यूशन लॉस 14 रुपए का लॉस है जी। तो अब मुझे बताओ इन दोनों कॉस्ट को ऐड करके मुझे बताओ, ये इस ऐसे पहले 25 इंटू 10 इंटू 14 क्या आता है आंसर? दो हैं 25 इंटू 10 इंटू 14 3500, 2 इंटू 10 इंटू 14 जी 2800। मतलब बेहोश बैठे हैं, दूसरे ने कह दिया बस कह देना है, तुमने कैलकुलेटर किया है 2800। अच्छा अब देखो भाई, देखो भाई ये दोनों लेवल्स के ऊपर मेरी टोटल कॉस्ट निकल आई है, ठीक है। अब मैं इन दोनों कॉस्ट को क्या कर लेता हूं, ऐड, और जहां पर जिस लेवल पर ये दोनों मिनिमम शो करेंगी, ये मेरी बी आ गई, ये तो आ गई जनाब। ये क्या है मेरे पास, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट, एनुअल पूरे साल की परचेज रिक्वायरमेंट से मैंने वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकाल लिए थे, तो एनुअल कर लिया इसको भी, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया ना नंबर ऑफ ऑर्डर से, इसको मैंने एनुअल कर लिया, ठीक है। अब A प्लस बी क्या है, इनकी टोटल कॉस्ट यानी स्टॉक आउट कॉस्ट, बस ये निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई कितनी जी, पूरे टॉपिक में थोड़ा सा अब लग रहा है मसला, 1500 जमा 3500 और दूसरे में 9000 जमा 280। तो क्या बेहतर है, हम ये सजेस्ट करेंगे कि रीऑर्डर लेवल ऑफ 1500 एंड अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 100 यूनिट्स इज सजेस्टेड एज टोटल कॉस्ट आर मिनिमम एट दिस लेवल। अब कहानी समझ आई, कुछ करना क्या हमने भाई, वो बोर्ड मिटा दे, समझ आइए कुछ, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने करना है, यही हमारा फॉर्मूला है। बस एक वर्किंग थोड़ी सी जो अब मुश्किल है, वो वर्किंग क्या है, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स की। तो वो मैं कोशिश करता हूं आपको मैं सिखा लूं जाने से पहले, ठीक है। एवरेज स्टॉक आउट के यूनिट्स यहां से हमने निकालने, ठीक है बेटा। चलो शुरू करते हैं काम। अच्छा अब एक थोड़ा सा मसला है, चलो अब है तो फिर है मसला। वैसे ये है मुझे कि इसमें 3 लेवल्स, इसमें 2 थे। चलो शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अब मैंने आपके लिए सवाल करना है जी, खान लिमिटेड, ठीक है। खान लिमिटेड पढ़ो जरा जल्दी से। खान लिमिटेड इंपोर्ट्स एंड सेल्स a product AA, KL is faced with situation where lead time is mostly predictable। कहता है नॉर्मली तो प्रिडिक्टेबल ही होता है, दैट इज 1 मंथ। अब क्या गिवन है हमें, लीड टाइम, क्या गिवन है, लीड टाइम। लेकिन वो कहता है मोस्टली प्रिडिक्टेबल है, बट लीड टाइम यूजेज वेरीज क्वाइट सिग्निफिकेंटली। अच्छा यूजेज लेकिन क्या हो जाती है, ये वेरी कर जाती है। तो इसका मतलब अगली गल्ला तो ना रही, फिर सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा। डेटा कलेक्टेड मतलब रखने का डर तो लगेगा ना फिर आपको, सेफ्टी स्टॉक की तरफ जाते ही मतलब तब है जब इनमें कोई कंफर्मेशन ना हो। डेटा कलेक्टेड फॉर पास्ट 3 years शो दैट, पिछले 3 साल से उन्होंने डेटा इकट्ठा करके ये बताया प्रोबेबिलिटी के जरिए कि डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 यूनिट्स होती है, 660 यूनिट्स होती है या 450 यूनिट्स होती है। इसके चांसेस हैं 30%, इसके चांसेस हैं 50% और यानी कि ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी गिवन है ना कि ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 यूनिट्स की डिमांड आएगी, यूजेज होगी 1000 यूनिट्स, इसका चांस कितना है 30%। और ड्यूरिंग लीड टाइम नंबर ऑफ यूनिट्स, लीड टाइम असल में 1 मंथ है, तो ये मंथ्स की बात हो रही है। तो एक महीने में यूनिट्स 660 यूज होंगे, इसका चांस है 50%। और एक महीने में 450 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, इसका चांस है 20%, ठीक है। अब एवरेज यूजेज कितनी है, ये कोई बता सकता है मुझे? एवरेज यूजेज सवाल में उसने नहीं बताई। अच्छा अगर सवाल में ना हो तो 2 लेवल्स हो तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करके भी निकल आती है, पर यहां पे तो उसने प्रोबेबिलिटी जोड़ दी। तो एवरेज यूजेज निकालेंगे कैसे, 1000 इंटू 30% जमा 660 इंटू 50 जमा
450 इंटू 20, ठीक है। जो भी आती है वो करते हैं, लेकिन अपना टेबल बनाएंगे, ठीक है, अपना टेबल बनाते हैं इंशाल्लाह। सवाल कभी उम्मीद है कि मैंने तो कर देना है, आपको समझ नहीं आएगा तो कोई गल नहीं, कल फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसलिए तो बोर्ड पे करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये बोर्ड वाला फिर तस्वीर पे आए तो थोड़ा बेहतर हो जाता है, वो तस्वीर सारा का सवाल वहीं पर तो ऐसे 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 स्क्रीन होती रहती है तो फिर आप परेशान होते हैं जरा, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर नहीं बदला हमने है जी। स्प्रिंग, यूं समझ ले मैंने पुराना को सवाल कराया था, क्वेश्चन खान लिमिटेड, मैंने को पुराना सवाल कराया था और फिर आपको घर पे उस जैसा नया करना पड़ गया। कुछ तो चेंजेस होती हैं, जाहिर सी बात है, कोई एनुअल रिक्वायरमेंट आगे पीछे कर देगा, किसी के अंदर कोई चीज मिस कर देगा, किसी में कोई चीज मिस कर देगा, ये तो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सजेस्टेड रीऑर्डर लेवल, ठीक है जी, इसके अंदर क्या क्या है जी सजेशन, बोलो। 1000 यूनिट्स, ये यूनिट्स के अंदर मैं यहां लिख रहा हूं 450 यूनिट्स, और एक्सपेक्टेड डिमांड अभी पता नहीं है। अब उसके लिए मैं आ गया वर्किंग वन में, सबसे पहले मैंने एक्सपेक्टेड डिमांड, यानी कि एक्सपेक्टेड डिमांड कह लो इसको, या इसको एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम कह लो, एक ही बात है ना, यही होती है ना। एक्सपेक्टेड डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या यूज होगा, तो ऑन एवरेज कोई एक तो नहीं ले सकते। 1000 यूनिट्स की यूजेज होगी, इसके चांसेस 30% है, 600 यूनिट 660 होंगे, 50% इसका चांस है, तो भाई क्या है, एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ठीक है। एक्सपेक्टेड डिमांड की बजाय मैं वो अल्फाज लिख देता हूँ ना जो हमने फॉर्मूला में भी यूज करने हैं, ठीक है। एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ठीक है। इसी को एक्सपेक्टेड यहां लिख देता हूं, चलो यार, एक्सपेक्टेड डिमांड, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे जी, 1000 यूनिट्स की यूजेज होगी, इसका चांस है 660 यूनिट्स यूज होंगे, इसका चांस है, और 450 यूनिट्स यूज होंगे, इसका चांस है 20%। तो क्या है जी एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, 700 कितने बताए थे आप, 720 यूनिट। अब वो कहता है सवाल में, बताओ किस वक्त ऑर्डर नया प्लेस किया करें, जब हमारे पास 1000 यूनिट्स रह जाए, या जब हमारे पास 450 यूनिट्स रह जाए, या जब हमारे पास एवरेज कंजम्पशन के बराबर यूनिट्स रह जाएं। लो वर्किंग वन से आ, ठीक है, वो सही है, समझ आई बात। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करेंगे जी, बोलो। एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या करना है मुझे, पहले सेफ्टी स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है उसका, बोलो। रीऑर्डर लेवल भाई, रीऑर्डर लिखा तो होगा ऊपर, रीऑर्डर लेवल। ये तो मैंने असल में ना इस तरह से बस ऊपर एक आपके लिए वो टेबल बनाया ना कि इस लेवल पर ये सारी कॉस्ट चलनी है, तो ऐसे चल रहा है, चलो बना ही देते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब ये जिनको जमाइयां आ रही हैं ये तबाह दे, फुल तबाह दे, क्योंकि इन्होंने जमाई ले ली है इस मौके पे जी। रीऑर्डर लेवल क्या है जी, 1000 यूनिट्स है, 450 यूनिट्स है, या 720, यही ऑप्शन है, ठीक है। और एवरेज यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम, ये मैंने वर्किंग वन में निकाल लिया, कितना है जी। अच्छा अभी तो देखो, ये बात इस तरह से होती है, जरा देख लो एक बार। अगर आपका रीऑर्डर लेवल 1000 का रखा हो आपने, यानी आप ऑर्डर नया प्लेस करते हैं, जब 1000 यूनिट्स आपके पास पड़े हो स्टॉक में, आप नया ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो इसका मतलब आपके पास सेफ्टी स्टॉक में कितने यूनिट्स आएंगे इस सूरत में, 280। ये सेफ्टी स्टॉक के यूनिट्स आ गए, ठीक है। और अगर आप 450 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखें और 720 हो जाए, तो कोई सेफ्टी स्टॉक आपने नहीं रखा होगा। 720 ही प्लेस करें तो 720 ही यूज हो जाए, तब भी कोई स्टॉक नहीं आप रखेंगे। यानी सेफ्टी स्टॉक सिर्फ आपने किस सूरत में रखा, अगर रीऑर्डर लेवल आपका 1000 है। ये बात नहीं समझ आई, क्या हुआ, मसला क्या चल रहा है, इसको क्या मसला है। नहीं इधर क्या चीज, 660 कहां पे, 660 आना किस वजह से, 660 कहां से आ गया, 660 क्या है, 660 क्या है,
660 क्या है? 660 क्या है? ये तो एक लेवल है भाई, ये कोई इस तरह से तो नहीं बोला उन्होंने। ये था डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम इतनी होगी, इसके चांस इतने हैं, इतनी होगी इसके चांस इतने हैं, इतनी होगी इसके चांस इतने हैं। फिर उसने कहा रीऑर्डर लेवल कितना रख लो, 720 का, 1000 का या 450 का। उसने ये नहीं दिया, वो ये 4 लेवल बन जाते। ठीक है, ओके, हाँ, धोखा खा गए ना। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है जी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। ये बड़ी बदतमीजी थी इसके अंदर, ये सवाल में गिवन ही नहीं है। अब ये निकालने चले, सवाल में वो क्या कहता है, एनुअल डिमांड इतनी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये तो वो है ना, स्टॉक आउट कॉस्ट, परचेज ऑर्डर आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज, अच्छा दी तो ही है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज 100 पर यूनिट, एनुअल 100 पर यूनिट पर एनम है, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज इतने। ठीक है जी, ये तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो शायद ईओक्यू निकालना पड़ जाए मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए, फिलहाल मुझे नहीं पता। हाँ जी, 100 रुपये गिवन है, कोई नहीं, गिवन था जी, रुपीस, ये रुपीस में, ठीक है ना, रुपीस, तो 100 मैंने लिख दिया आगे। अब 2800 इंटू 100 करोगे तो 28,000, यानी आप 1000 रुपये का अगर रीऑर्डर लेवल रखो तो आपको स्टॉक होल्ड करने के ऊपर 28,000 रुपये खर्चा आएगा। ये क्या है, एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। दूसरी चीज क्या निकालेंगे अब हम, मुश्किल वाली चीज, एनुअल स्टॉक आउट कॉस्ट। अच्छा, इसमें मुझे क्या चाहिए सबसे पहले, एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स, वो जो मैंने कहा था मसले वाली चीज है। इसको वर्किंग 3 में करेंगे। मैं चाह रहा हूं जरा सिर्फ यही फिगर एंड पे बचे, बाकी तो मसले मसाइल खत्म हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या डिवाइड मल्टीप्लाई इसको किससे करना होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एनुअल ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स, कुछ भी कर लें, नंबर ऑफ, क्या लिखूं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, फिर ये निकल आएंगे, तो उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट से। तो ये सब चीजें आसान है, इसलिए पहले ये निकाल लेते हैं, क्योंकि बाद वाला तो हम समझते आना कोई नहीं, 10 मिनट में उत्ते भी लेने ने, काम फिर नहीं बनना। ठीक है जी, जी, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर्स पर ईयर लिख दें, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऑर्डर्स पर ईयर। बेटा ये ईओक्यू वाली ही होगी, क्योंकि वो कह रहा है कि हम ऑर्डर प्लेस करते हैं ईओक्यू की बेस पे। जरा देखो क्या कह रहा है, परचेज ऑर्डर्स आर रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब वो कितनी है सवाल में उसने दी नहीं है, तो वो वापस ले आया हमें ईओक्यू निकलवाने पर, तो मसला ही कोई नहीं है यार। ईओक्यू में क्या यूज होता है, एनुअल डिमांड 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू, कितने गई, कितने नजर नहीं आ रही, ये प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये आ गई, डिवाइड बाय 100, ले वर्किंग नंबर 2, ईओक्यू, ईओक्यू फिर आ गया, तो है ईओक्यू 2 इंटू एनुअल डिमांड कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट टोटल कितनी है 8640 डिवाइडेड बाय इंटू रुपीज 6750, मार्कर कोई नहीं चाहिए मेरे को आज, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 10 लोज। अब ईओक्यू मिल गया, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कितनी है 8640, ये तो सवाल में गिवन थी, डिवाइडेड बाय 1080 आपने खुद निकाल लिया, वर्किंग नंबर 2 में क्या आ गया जी, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने साल में 8 करने होते हैं, और स्टॉक आउट कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है सवाल में। चेक करो, ये देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है 40 रुपए पर यूनिट, यानी कि अगर आप कोई गाहक लूज कर गए तो क्या लूज करेंगे 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन।
तो ये भी आपके पास अवेलेबल है 40 40 पे 40। अब ले दे के रह गई वो चीज जिसकी आपको समझ नहीं आनी। बस जब ये निकल आएगी तो आपने इनका टोटल का मतलब ऐसे करना है, दिस इंटू दिस इंटू दिस। तो ये आपके पास ए है, ये बी आनी है, और फिर ए प्लस बी जिस लेवल पर मिनिमम होगा आप वो लेवल सजेस्ट करोगे कि जी ये रीऑर्डर लेवल रखें और ये सेफ्टी स्टॉक रखें। ठीक है ना, वो एक ही लेवल होगा, जाहिर सी बात। ये रीऑर्डर लेवल तो फिर ये सेफ्टी स्टॉक, ये रीऑर्डर लेवल ये सेफ्टी, या ये रखें और ये सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो अब वो काम मैं करने लगा हूं जो आपको मुश्किल लगना है और आप ही एंड पे गया। क्या करूं, मैंने बड़ी कोशिश की है पहले कर लूं, लेकिन जहां से भी चलता था शक्लें देखकर मुझे फिर कुछ समझाना पड़ता था और गप्पे गप्पे लगाते लगाते टाइम निकल गया। मार्कर को सही सा दे दो भाई, मुझे अभी भी काम मसला शुरू किया। ले जी वर्किंग 3 में मुझे क्या चाहिए, स्टॉक आउट यूनिट्स, स्टॉक आउट के यूनिट्स। बल्कि यहां पे मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, तरतीब से एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स एंड पर मैं हेडिंग बनाऊंगा। ठीक है, ले आओ, इसका टाइम नहीं है मेरे पास। अब इधर आओ जी। हाँ जी, अब देखो भाई, तरतीब से चलना है, तरतीब से चल लो। वैसे थोड़ी देर के लिए मैं 1000 को छोड़ रहा हूं, चलो नहीं छोड़ता, तरतीब से चलते हैं। ठीक है, मेरा दिल तो था कि 1000 को छोड़ देते, या यूं चलते हैं, पहले 450 लिखता हूं, फिर 660 लिखता हूं, क्योंकि स्टॉक आउट की बात कर रहा हूं ना, फिर 1000, कोई मसला, 1000 ने वैसे आना कोई नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने सबसे पहले क्या कहना है जी, रीऑर्डर लेवल अगर 450 का है तो एवरेज यूजेज में निकाल चुका हूं 720, इससे कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब बोलो डिमांड नहीं 720 नहीं, सॉरी, डिमांड 1000 भी आ सकती है, डिमांड 660 भी आ सकती है, डिमांड 450 भी आ सकती है। तो डिमांड फिर रीऑर्डर लेवल जो कह रहा है कौन से वाला हो, 450 भी कह रहा है, 1000 भी कह रहा है, एक्सपेक्टेड डिमांड वाला भी कह रहा है। ठीक है, तो अगर डिमांड है 1000 यूनिट्स की और रीऑर्डर भी 1000 है तो कुछ निकलना ही कोई नहीं है, मसला ही कोई नहीं, स्टॉक आउट के यूनिट्स नहीं निकल रहे। ठीक है, मैं फिर भी लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। डिमांड, यहां पे हम लेंगे डिमांड और यहां पे हम लेंगे रीऑर्डर लेवल। यहां से मेरे पास निकल आएंगे स्टॉक आउट के यूनिट्स। क्या निकलेगा जी, स्टॉक आउट के यूनिट्स, उन पे मैं लगाऊंगा प्रोबेबिलिटी और मेरे पास आ जाएंगे एवरेज स्टॉक आउट यूनिट्स। बड़ा आसान काम है, मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वाला सवाल दोबारा करोगे और अगला भी करोगे। बस अभी के 10 मिनट ज़रा हैं भाई, आज नाका लगाओ, बड़े दिनों बाद ज़रा नाका लगाओ और सर के निकलते ही मुझे बता देना। अहमद सुन लिया, सर को पेन चाहिए, पेन एक है सही, उसकी निब ज़रा ख़राब है, ले जाओ, लेकिन नाका लगाओ सर आसिफ के आगे। ठीक है, अभी इसका टाइम नहीं था, जल्दी करो, ये लो, ये ले जाओ, उम्मीद है चल जाएगा। निब थोड़ी सी मोटा लिखती है पर काम करेगा, एक ही है बस। अच्छा अब जी ये देखें भाई, नाका ज़रूर लगवाओ प्लीज़, मुझे 10 मिनट चाहिए तक। सर बातों में उलझाओ, कुछ करो आज, आसिफ साहब को थोड़ा सा लेट हो जाए क्लास में। अच्छा अब इधर देखें, सर अदनान की क्लास तो बहुत लेट है। ये देखें जी, अगर रीऑर्डर लेवल ऑफ 1000 हो, अब देखना जरा 1000 रुपए डिमांड हो, रीऑर्डर लेवल 1000 हो, तो स्टॉक आउट कितने से होंगे, 0 से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1000 रुपए की डिमांड आएगी, 30%। लिख लो अब, चलो फॉर्मेट जो बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। अगर डिमांड आ गई, डिमांड ये देखो, ये डिमांड, अगर 660 यूनिट्स की डिमांड आ गई और आपका रीऑर्डर लेवल क्या चल रहा है 1000, तो कितने से स्टॉक आउट हो गए और नीचे हो गया। 1000 रुपए में रीऑर्डर लेवल करते हो, डिमांड अगर ड्यूरिंग लीड टाइम 660 आई तो कोई स्टॉक आउट नहीं होना। इसीलिए मैंने कहा था 1000 को छोड़ दें। बहरहाल चलो अब तरतीब से चलें तो चलें। 1000 पे स्टॉक आउट होना ही नहीं था, तो स्टॉक आउट कॉस्ट लेते हुए 1000 को ले ही ना, क्योंकि मैक्सिमम क्या है 1000, मैक्सिमम यूजेज क्या है 1000 के लेवल स्टॉक आउट होना ही नहीं। पर चलें, आप तो मैंने लिख दिया, फिर कितने चांसेस हैं जी इसके, लेकिन यूनिट्स ही कोई नहीं थे। और अगर आ गया 450 की यूजेज, रीऑर्डर लेवल ही हमारा 1000 पे है, तो कोई स्टॉक आउट नहीं। इसलिए मैं कह रहा था इसको दफा करो। अब ये लिखा रहे या इसको मिटा दूं, पर्चे में ना लिखना, ये कह रहा हूं। अच्छा, अगर रीऑर्डर लेवल आपने 450 रखा, आप तरतीब में सवाल की चल पड़ा हूं, ठीक है। अब अगर डिमांड आई ड्यूरिंग लीड टाइम 1000 की और आपका रीऑर्डर लेवल क्या है,
तो आप कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो गए। लेकिन ये डिमांड आएगी, इसके चांसेस क्या हैं तो बताओ। 160। अगर डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम आई 660 यूनिट्स की, आपका रीऑर्डर लेवल, तो अगर ये डिमांड आ गई तो कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो सकते हो 200। लेकिन ये डिमांड आएगी, इसके चांसेस क्या हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, कल फिर समझा दूंगा, नहीं आएगा तो परसों भी फिर समझा दूंगा, पर आज करना है इसको। ऐसे अब करा रहा हूं, क्या करूं, टाइम मुक गया जी। 105 टाइम मुक गया। और अगर डिमांड आए 450 और आपका रीऑर्डर लेवल ही 450 हो तो कोई स्टॉक आउट नहीं। इसके चांसेस 20% थे, लेकिन यूनिट्स ही ना रहे। अब स्टॉक आउट यूनिट्स कितने निकल आए, 270 है ना जी। यानी कि इस लेवल पे आए तो कोई स्टॉक आउट यूनिट्स नहीं है, जबकि इस लेवल पे आए तो 270 ये आ गए। अच्छा अब इधर देखो, 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0, कोई स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है। यहां पे 270 इंटू 8 इंटू 40, 270 इंटू 8 इंटू 40 और करो जियो, दूजी गल नहीं कही मरो। हाँ जी 86400। अब तीसरा लेवल रह गया एक, समझ आ गई होगी, कुछ ना कुछ तो समझ आई होगी, थोड़ी सी तो समझ आ गई होगी। इन्हीं से इन्हीं की भी नहीं आई समझ, इन्हीं आ गई, बड़ी हो नहीं बड़ी है जी। रीऑर्डर लेवल अगर 6 ना 660 ना बेटा, रीऑर्डर लेवल हमने एवरेज, उसने कहा 3 ऑप्शन, अगर एवरेज डिमांड के मुताबिक आप रीऑर्डर करें, अब 1000 यूनिट्स की डिमांड आए और आप 720 पे रीऑर्डर करें तो 280 से आपने स्टॉक आउट हो जाना। इसके चांसेस क्या हैं। अच्छा अब अगले 2 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं। अगर डिमांड आए 660, अभी तो सिखा रहा हूं, आज सब कुछ ही लिख दिया, 720 का रीऑर्डर है तो स्टॉक आउट कोई नहीं होना, ठीक है। तो फिर मैं परसेंटेज लगाई जा रहा हूं। चलो अगर डिमांड आ गई 450 तो फिर पक्की गल है, वो भी नहीं होना, जब इससे पिछले लेवल पे नहीं हुआ तो इसके चांसेस है 20%, तो ये जनाब 0 हो गया। और 84 स्टॉक आउट यूनिट्स कितने बन गए। तो ये मैं कहने लगा था कि 1000 में छो, फिर मैं कहा लिख के ही छिड़ा देवा, बेहतर है ऐ ना होवे बरोला पे होवे कर जी। आप बताएं इधर कितना आ गया 84 इंटू 8 इंटू 40 26880। लो भी 28,000 जमा 0 A प्लस बी, टोटल कॉस्ट यहां मैं क्या निकाल रहा हूं जी। अब टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट अगर स्टॉक आउट होने की भी डाल दो, और ये यानी अगर मैं 280 का स्टॉक सेफ्टी स्टॉक रखता हूं तो स्टॉक आउट तो मैंने कोई नहीं होना, पता लग गया हमें, लेकिन उसकी होल्डिंग कॉस्ट 28,000 आ गई। अच्छा अगर मैं सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता और रीऑर्डर लेवल 450 यूनिट्स का रखता हूं तो होल्डिंग कॉस्ट आ रही है 86,000। ये तो अखीर हो गई। और अगर मैं एवरेज यूजेज पे आता हूं तो मेरे पास सेफ्टी स्टॉक रखना नहीं है, फिर भी ठीक है, कोई रखा नहीं मैंने सेफ्टी स्टॉक, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट भी कम होकर कितनी आ गई। तो फिर क्या रिकमेंडेशन है, क्या एडवाइस है, बोलो। आ सेफ्टी स्टॉक ऑफ नहीं, रीऑर्डर लेवल ऑफ 720 यूनिट्स। जरा चाती मारे सवाल के सॉल्यूशन से। रीऑर्डर लेवल ऑफ 750 यूनिट्स आर एडवाइजेबल as total costs on this reorder level are minimum। अगली बात बेशक ना लिखो, लिखनी है तो लिख लो, रिजल्टिंग इन मैक्सिमम प्रॉफिट्स, क्योंकि उसने मैक्सिमम प्रॉफिट्स की बात की थी ना, जहां कॉस्ट मिनिमम वहां प्रॉफिट मैक्सिमम। ओके तो ये असल में थोड़ा सा काम था, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं साबित हुआ जितना मैंने ड्रा के आपको अटेंटिव किया हुआ था ना। चलो इस सवाल को दोबारा करना है भाई, जरा तस्वीर बाहर खींचें, जूम आउट करें, मतलब इस सवाल को दोबारा करना है। और अच्छा आप लोगों ने बाय डिफॉल्ट ही इसका यार फ्रेम पीछे कर लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट तो पीछे नहीं करना होता ना, वैसे डिफॉल्ट जो है फ्रेम वही रखा करें, जब कहा करूं उस वक्त फिर इसको जूम आउट किया करें, ठीक है, सही है ना। बच्चों को कम नजर आएगा ऐसे ही काम को, ऑनलाइन वालों को फिर खुद से ना किया करें ये काम जी।
क्वेश्चन नंबर 22 करा दिया, फिर आपकी फरमाइश पे 21 अब आपने करना है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे जी। किसकी? ये जी फॉर्मेट तो वो बना हुआ है, वैसे आपस की बात है, फॉर्मेट की पिक्चर होनी चाहिए तो नहीं थी वैसे आपको जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।